सभी विद्वजनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हेलन मेरी सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज एर्नाकुलम के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की पूर्व छात्रा भी है। बड़े हर्ष के साथ मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार में सभी का स्वागत करती हूँ। आज का इस कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और कॉलेज के पूर्व छात्रा संघ के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का यह तीसरा व्याख्यान है। बड़े गर्व और हर्ष के साथ मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारा सेंट पीटर्स कॉलेज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई है। कॉलेज की शुरुआत 1964 में हुई थी। आज यह पीजी कॉलेज है। 3 विभाग में शोध कार्य भी चलता है। हिंदी विभाग की शुरुआत 1999 में हुई थी। हमारे कॉलेज का मोटो ये है कि द वाइज शैल इनहेरिट ग्लोरी, यानी कि बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में यह वेबिनार चलाया जाता है। आज के व्याख्यान का विषय है महाप्राण शैलेश मटियानी तथा उनका रचना प्रक्रिया। इस विषय पर मुख्य भाषण देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश जी। वे सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और कार्यक्रम में पर्चा प्रस्तुत करने के लिए महाराजास कॉलेज एर्नाकुलम के शोध छात्रा श्रीजा पी मेनन यहाँ पर उपस्थित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिए और स्क्रीन शेयर बटन न दबाइए ताकि हम प्रोग्राम को सुविधापूर्वक देख सके और सुन सके। मुख्य भाषण के बाद फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। इसमें आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर दर्ज करना है ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए प्रथम वर्षीय बीए हिंदी छात्रा नंदिनी टी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अब स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजिका हिंदी विभाग एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करती हूँ। अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य अतिथि सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर उत्तराखंड के हिंदी विभाग के प्रोफेसर शैलेश जी, इस हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जी, पूर्व छात्र संघ के सचिव डॉक्टर सिंधु जी, प्रोफेसर अरविंद दर्शन जी और दूसरे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापक बंधुओं, शोध छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक दर्जन व्याख्यान केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वावधान में पूरा हो चुका है। राष्ट्रभाषा साहित्य संघ, जो हिंदी विभाग के छात्रों के साहित्य संघ है, उसके और कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के तत्वावधान में केरल के हिंदी सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला का तीसरा व्याख्यान है आज। राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर हैं। उनके प्रोत्साहन से ही यह वेबिनार व्याख्यान माला संभव होती है। सर, आपको
सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार का विषय है महाप्राण शैलेश मटियानी तथा उनकी रचना प्रक्रिया। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। हिंदी के शीर्षस्थ कथाकार राजेंद्र यादव जी के अनुसार वे उन कहानीकारों में हैं जिनके पास 10-12 यवन कहानियां हैं। प्रेमचंद सहित हम सबके पास 5-6 से ज्यादा टॉप की कहानियां नहीं हैं जो कहानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर खड़ी हो सके। हम लोगों में से सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आदमी, उनमें अनुभव की आग और तड़प है। हम लोग कहीं न कहीं खुश हो जाते हैं, ये जिंदगी से उठाई गई कहानियां लिखते थे। 14 अक्टूबर 1921 को उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले के बाड़ेचीना गांव में शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। बचपन में ही उनकी 12 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद चाचा के संरक्षण में रहे थे। उनकी पढ़ाई भी रुक गई थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंच गए। अमर कहानी, रंगमहल आदि में उनकी कहानियां प्रकाशित हुई। दिल्ली से वे इलाहाबाद गए और वहां से मुंबई से फिर अपना गांव अल्मोड़ा गए। वहां से दिल्ली और इलाहाबाद गए। वर्षों तक वहीं रहे। जीवन में कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था उनको, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि कभी भी उन्होंने लेखन कार्य को नहीं छोड़ा। 24 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हुई थी। कई शोध छात्र यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि उनके कई कहानी संग्रह हैं, जिसमें सफर पर जाने से पहले, हारा हुआ, आदि तथा अन्य कहानियां, हत्यारे, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर, नाच, जमोरे नाच आदि कहानी संग्रह हैं। उसके साथ और कहानी संग्रह भी है जिसकी संख्या 21 है और उनके 31 उपन्यास हैं। बोरीवली से बोरीबंदर, कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, बारूद और बचुली, बेला हुई अबेर, बर्फ गिर चुकने के बाद, छोटे छोटे पक्षी, सर्पगंधा आदि उपन्यास है। और निबंध और संस्मरण भी है। मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य, यथा प्रसंग, कभी कभार, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब आदि उनके निबंध और संस्मरण हैं। उन्हें कई सम्मान मिले हैं। बोरीवली से बोरीबंदर तक के उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। महाभोज कहानी पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार मिला है। फणीश्वरनाथ पुरस्कार उनको मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थागत सम्मान मिला है। साधना सम्मान मिला है। कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि दी है। लोहिया सम्मान मिला है। राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार मिला है। शैलेश मटियानी पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश जी। शैलेश जी, आपको सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से, पूर्व छात्र संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से सादर सप्रेम स्वागत करती हूँ। नमस्कार। पर्चा प्रस्तुति के लिए हमारे बैच उपस्थित है श्रीजा जी मेनन। श्रीजा को भी इस वेबिनार में उनका भी स्वागत करती हूँ और हमारे प्रिय अरविंदाशन सर यहाँ उपस्थित हैं, सर का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से कई प्राध्यापक बंधु जुड़ गए हैं, शोध छात्र हैं, प्रिय छात्राएं हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबका एक और बार स्वागत और नमस्कार।
सिंधु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। शाजू सर। सर तो जुड़ नहीं पाए हैं, तो बताया था कि सर व्यस्त हैं, ओके मैम। करेंगे इसे तो बताया था, लेकिन नहीं जुड़ गए हैं। ओके मैम। आज का इस व्याख्यान का विषय है महाप्राण शैलेश मटियानी तथा उनका रचना प्रक्रिया। इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर शैलेश जी। उनके बारे में मैं आपको कुछ परिचय देना चाहूंगी। वे लंबे समय तक मजदूर आंदोलन और कुष्ठ रोगियों के माध्यम कार्य किया है। संस्कृति कर्म में उन्हें बहुत दिलचस्प है। साहित्य सृजन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी है। 2008 में उनके पहला काव्य संग्रह या प्रकाशित हो चुकी है। इसके बाद उनके 3 काव्य संग्रह निकल चुके हैं। 2010 में तो नाम के कविता संग्रह और 2020 में उनके 2 काव्य संग्रह कुबेला और 20 दिसंबर निकल चुके हैं। बहुत सारे पुरस्कार से भी वे सम्मानित हुए हैं, जैसे कि परंपरा सम्मान, शब्द साधक सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान। शैलेश सर जी, मैं तहे दिल से आपका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ और आज के विषय पर अपना वक्तव्य रखें और उससे हम सब लाभान्वित करें। सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के आयोजक सेंट पीटर्स कॉलेज कोलिंचेरी केरल के हिंदी विभाग, हिंदी एसोसिएशन, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और पूर्व छात्र संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस वेबिनार के पीछे लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं, सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार करता हूं। मेरा नमस्कार एवं अभिवादन है डॉक्टर शाजू वर्गीस, प्राचार्य कोलिंचेरी केरल के प्रति। मेरा सादर नमस्कार है संयोजिका मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई के प्रति एवं विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर मीना के प्रति। मेरा स्नेह है नंदिनी टी, पूजा तिवारी, श्रीजा जी मेनन तथा श्री लक्ष्मी राधाकृष्णन इत्यादि होनहार छात्राओं के प्रति। मैं आयोजक मंडल को मुझे आमंत्रण देने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज हम न केवल जमीन से जुड़े बल्कि तमाम विसंगतियों और झंझावातों के बीच किसी कर्म योद्धा की तरह खड़े रहे दुर्धर्ष रचनाकार साहित्यकार महाप्राण शैलेश मटियानी के जीवन और उनकी रचना प्रक्रिया पर बात करेंगे। एक ऐसे रचनाकार के बारे में बातचीत जिसने ताउम्र जिंदगी के दोजक को झेला, किंतु जिसने साहित्य को उसकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। प्रस्तुत आलेख में मेरी कोशिश रही है कि मैं कथाकार शैलेश मटियानी को आपके रूबरू खड़ा कर सकूं। यानी यहाँ शैलेश मटियानी अपने जीवन संग्राम तथा अपनी रचना प्रक्रिया को लेकर आपसे स्वयं भी बातचीत करेंगे। तो प्रस्तुत है आलेख महाप्राण शैलेश मटियानी और उनकी रचना प्रक्रिया। मित्रों, यूं तो महाप्राण संबोधन हिंदी साहित्य में अब तक केवल और केवल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए ही संबोधित रहा है, किंतु मेरा स्पष्ट मानना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बनिस्बत शैलेश मटियानी का जीवन कहीं अधिक कारुणिक, कहीं अधिक संघर्षशील, कहीं अधिक जीवट से भरा रहा है। जीवन के अंतिम समय में कहीं अधिक त्रासद भी रहा है। जहां तक रचना या लेखन का संदर्भ है, शैलेश मटियानी के रचनाकार की भावभूमि भी निराला से कहीं भी कम जीवन संप्रक्त नहीं रही है। इसलिए यदि जीवन और रचना दोनों को एक मेघ दृष्टि से देखें तो शैलेश मटियानी भी किसी महाप्राण से कमतर नहीं है। जैसा कि शैलेश मटियानी ने एक स्थान पर स्वयं लिखा भी है, मैं चाहता हूं मृत्यु के अतिरिक्त कोई मेरी जिद को समाप्त न कर सके। मेरी जिद यही है
कि मैं अपने निकट सिर्फ वही रहूं जो मैं होना चाहता रहा हूं। कहना न होगा कि यही वह जिद थी जो उन्हें जीवन में अनुभव तथा रचना में भाषा, अभिव्यक्ति में क्षमता व सृजन सातत्य प्रत्येक कसौटी पर उन्हें अपने अंत समय तक सृजनरत बनाए रही। जिसने जीवन और रचना दोनों ही क्षेत्रों में अनेक दृष्टांत गढ़े। निश्चय ही उनके बारे में उचित ही कहा गया है कि प्रेमचंद के बाद अपने को दूसरा बड़ा लेखक मानने को उनकी अहमन्यता मानने का कोई कारण नहीं है। वह उनके अंदर रचनात्मकता के लिए दी गई कीमत का दहकता हुआ एहसास था, जो एक लपट की तरह होता है। संभवतः इसीलिए वह जीवन में बहुत कुछ भोगने के बावजूद रचनाशीलता के स्तर पर अंतिम समय तक सक्रिय बने रह सके। जीवन और रचनाशीलता के प्रति अपनी प्रखर मनसा और गहन आस्था के अजस्र स्रोत को बनाए रख सके। सचमुच शायद ही कोई ऐसा लेखक हो जो यह कह सके, अपनी परिस्थिति में बकरी की खाल उतारते, बोटियां काटते और कीमा कूटते हुए अपनी संवेदना और चैतन्य में से लेखक होने का निर्णय लेना मेरे लिए मनुष्य होने का प्रारंभ था। तब से वह दर्प मेरे भीतर मौजूद रहा कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए। यह निर्णय या तो मैं अपने हाथ में रखूंगा या सिर्फ उसके जिसके निर्णय से मैं मनुष्य हुआ हूं। प्रख्यात लेखिका राजी सेठ ने शैलेश मटियानी के संदर्भ में बहुत सही लिखा है। वस्तुतः निहायत सामान्य व्यक्ति होने से पहले तो लेखक हो सकने का आत्मसंघर्ष, फिर लेखक द्वारा मनुष्यता के मर्म तक पहुंचने का संघर्ष, यह एक ऐसी लीक थी जिसे समझे बिना हम उनकी सार्थकता, उनके दर्शन के निकट नहीं फटक सकते, उस धुरी तक नहीं पहुंच सकते जो उन्हें अंत तक सृजनशील बनाए रही। अनुभवों, विचारों का रचनात्मक अंधड़ उनकी प्रज्ञा के संयम थे। तोड़ फोड़ कर चाहे वह निकला हो, पर मन के मरुथल होने की स्थिति कभी नहीं आई। मैं समझता हूँ महादुर्धर्ष लेखक शैलेश मटियानी को समझने का सबसे बेहतर तरीका होगा स्वयं उनके जीवनानुभवों से निकले उनके स्वगत कथनों से होकर गुजरना, जिसे मैं यहाँ कुछ उदाहरणों और कुछ झलकियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लेखक होने के लिए रचना करने से भी बुनियादी शक यह आत्म प्रतीति लगती है कि मैं रचा गया हूँ। मेरी दृष्टि में माता पिता के मैथुन की परिणति से आगे अपने होने के कारण को अनुभव न कर पाना एक तरह से अंधता ही है। यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, मगर है कि अगर अपने परिवेश और अपनी परिस्थितियों के विरुद्ध निर्णय न लिया होता तो अपने जीने का ठीक वही स्वरूप और अर्थ मेरे लिए नहीं होता जो कि इसके बाद हुआ है। अपने जीवन के कठिन समय के प्रति कृतज्ञता अनुभव होती है तो इसलिए कि शायद अन्यथा इस मनुष्य होने की भाषा को पहचान नहीं पाता, क्योंकि किसी भी लेखक के लिए लिखने की भाषा से भी महत्वपूर्ण मनुष्य होने की भाषा होती है। और लेखक होने का संघर्ष दरअसल अपने तत्काल के व्यक्ति से बेहतर मनुष्य हो सकने के लिए किए गए संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे अपने शारीरिक ढांचे से आदमी होना मात्र मनुष्य होने की शर्तों को पूरा कर लेना नहीं है, ठीक उसी तरह अपने तत्काल में बाहरी तौर पर एक भाषा संपन्न लेखक दिखना भी लेखक हो सकने के निकष पर खरा उतरने का प्रमाण नहीं है। कोई लेखक अपने समय अथवा समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हुए नहीं, बल्कि एक लेखक की हैसियत से सामान्य भाषा और जानकारियों में से साहित्य रचने की कोशिश करते हुए ही खत्म होता है। समय को अपने मनुष्य होने के चैतन्य और संघर्ष से जोड़े बिना ही गर्दिशों के दिन और खुशहाली के दिनों से
देखने की कोशिश करना विवेक संगत नहीं, क्योंकि आत्यंतिक मूल्य इस बात का नहीं होता कि अपने समय में हम कितने दुखी या सुखी रहे या कितने संपन्न और विपन्न रहे। वास्तविक सार्थकता सिर्फ इस बात की होती है कि अपने समय में हम कितना मनुष्य हो सके। यह मनुष्य होना कोई वायवीय अवधारणा नहीं है। यह अपने परिवेश और अपनी परिस्थिति के बीच सारी विरुद्धताओं के बावजूद अपनी संवेदना और चैतन्य के अनुसार ही आचरण करने के आत्म स्वातंत्र में जीना है। अपने आप को अपने ही हाथों रचने का निर्णय लेना है। वे कहते हैं, मेरी चिंता यह नहीं रहनी चाहिए कि मेरे जीवन में अभाव और दुखों के या परिस्थितियों को आत्मद्रोही नियतियों में बदल देने वाले दुर्दिन क्यों आए, बल्कि एक लेखक की हैसियत से मेरी चिंता यह रहनी चाहिए कि अपने जीवन की इन तमाम यातनाओं को साहित्य में बदल देने में मैं असमर्थ क्यों रह गया। असमर्थता और निरुपायता, इन दो शब्दों से ज्यादा साथ मेरा आज तक किसी ने नहीं दिया है। यह ही दो शब्द हैं जो मुझे अपने यथार्थ की प्रतीतियों में से हटाकर उस परमेश्वर की प्रार्थना करने की कारुणिकताओं में ले गए हैं, जहां मैं परमात्मा का पुत्र हूं कहते हुए मृत्यु दंड के सलीब को भी अहिंसा और करुणा की अनंत वीणा की तरह झंकृत कर देने वाला ईसा मसीह तक नहीं ढूंढ पाया। वे आगे कहते हैं, अपने दुर्दिनों को घटनाओं के स्तर पर बयान करना आसान भी हो सकता है और रोचक भी, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं कि जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि वह भी कुछ कह सकूं जो मेरे भीतर घटित हुआ है। कठिन समय की यातनाओं और विडंबनाओं को मैंने जिस संवेदना और जिस चैतन्य के सहारे झेला, इसे भी दूसरों को अनुभव करा सकूं। अपने समय के सारे लिखे हुए में से साहित्य के रूप में उतना शेष रह जाता है जो अपने ही नहीं, आने वाले समय के लोगों को अनुभव हो सके। हो सकता है कि यह सिर्फ एक आत्म विभ्रम हो, पर मैं अपने ही अनुभव को असत्य मान लेने की बौद्धिक वंचना में जी नहीं सकता। मनुष्य जो कुछ अपने चैतन्य में से अनुभव करता है वही सत्य है। अब तक तो भीतर की अमूर्तता ही मेरे लिए अपने से बाहर की तमाम यथार्थताओं से बड़ा सच रही है। हम में से कौन लेखक नहीं जानता कि संवेदना के संघर्ष और परिणामों से बचना ही अनुभव विपन्न होना है। आदमी जब टूटता है, आर्थिक नहीं, अनुभव विपन्नता के कारण टूटता है। स्थितियों की प्रतिकूलता के बीच आदमी जब भी अंतिम रूप से हताश होता है, अपनी दृष्टिविहीनता के कारण ही होता है। स्थितियों की प्रतिकूलता के क्षण ही वह आईना होते हैं जिनमें मनुष्य अपना सम्यक साक्षात्कार करता है, अपने आप को जितना और जैसा वह है ठीक ठीक प्रतिबिंबित होते देखता है। मित्रों, जहां तक शैलेश मटियानी की रचना प्रक्रिया की बात है, तो शैलेश मटियानी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है लेखक की हैसियत से। यूं तो यह पुस्तक लेखक के जीवन संग्राम और रचना प्रक्रिया के उल्लेख का जीवंत दस्तावेज है, तथापि बेहतर यही होगा कि उनकी रचना प्रक्रिया को हम उनके निजी अनुभव और उनकी निजी जुबानी ही जाने, तो वह बेहतर समझ में आएगा और उसका परिप्रेक्ष्य ज्यादा संदर्भ युक्त होगा। वो कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, इसे औरों से छिपाकर या अपनी स्थिति पर कृत्रिमता का आवरण चढ़ाकर जीने का प्रयास मैंने कभी नहीं किया, और न व्यक्तिगत रूप से कभी एक साधारण मनुष्य से इतर स्वयं को समझा ही है। अपने को औरों से दूरा छिपा कर रखना या कुछ अलग अलग रहने की बात सोचना भी मुझे बहुत अटपटा लगता है। मेरे साहित्य सृजन के मूलाधार सदैव एकदम साधारण मनुष्य ही रहे हैं, अस्तु उन्हीं के बीच रहकर उन्हीं की तरह अकृत्रिम जीवन जीने में मुझे सुख मिलता रहा है। लेखक और व्यक्ति के नाते
मेरा अब तक का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, इतना संघर्षपूर्ण कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं थीं। पहली यह कि मैं संघर्षों से तिल तिल टूटकर छितराकर समाप्त हो जाता। दूसरी यह कि जितना कटु प्रखर जीवन मुझे जीना पड़ा, वह साहित्यकार बनने की दिशा में मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। अपने लेखन के समस्त प्रेरणा स्रोतों, अर्जित अनुभूतियों और रचना प्रक्रिया के संदर्भ सूत्रों को लेकर औरों के सामने मैं उपस्थित हो सकूं, मेरे मन मस्तिष्क में यह आकांक्षा सदैव असीम आकाश के किसी एक कोने में घुमड़ती बदली की तरह मंडराती रही है। आज बदली कुछ कुछ बरस रही है, मगर एकदम भार मुक्त तो मैं तभी हो पाऊंगा जब यह बदली उन्मुक्त धार बरसकर रीत जाएगी, और तभी मैं अपने मन मस्तिष्क को एकदम निरभ्र और उज्जवल अनुभव कर सकूंगा। औरों के विषय में लिखते लिखते कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं कि लेखक के मन में स्वयं अपने विषय में लिखने का मोह जागृत हो आता है। मेरे जीवन में तो ऐसे क्षण बहुत तीव्रता से आए हैं। व्यक्ति और लेखक दोनों के रूप में मेरी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण रही है कि विडंबनापूर्ण कही जा सकती है। अब तक और इन विडंबनाओं ने कुछ इतने विकट रूप में मेरे अस्तित्व और मेरी रचना प्रक्रिया को आंदोलित किया है। मेरी रचना प्रक्रिया को आंदोलित करते हुए मैं महसूस करता हूं कि अपने मन मस्तिष्क के प्रतिक्रियात्मक उद्वेलन और उफान की आत्मवेधी कचोटों से मुक्ति पाने के लिए मैंने कई बार यह निर्णय लिया कि अपनी आत्मकथा लिखूं। मेरी कहानियां और उपन्यासों पर औरों की जो प्रतिक्रियाएं मेरे समक्ष आई हैं, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया है कि मैं अपने और अपनी रचना प्रक्रिया के विषय में कुछ बोलूं। अपने और अपनी रचना प्रक्रिया के विषय में कहने को मेरे पास इतने अधिक तथ्य कथ्य हैं कि निकट भविष्य में जुआरी के बेटे और बूचड़ के भतीजे की आत्मकथा शीर्षक से एक पृथक पुस्तक ही लिखने का विचार मैंने बना रखा है। पर इस आत्मकथापरक कृति के लिए कुछ और ठहरना चाहता हूँ। मैं और मेरी रचना प्रक्रिया के माध्यम से मैं अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व की रूपरेखा प्रस्तुत करूं। मैं और मेरी रचना प्रक्रिया लिखने के मूल में एक ही भावना काम करती है कि मैं सोचता हूं कि हिंदी में मुझ जैसे संघर्षजीवी साहित्यकार और भी बहुत से होंगे। कभी कभी संघर्ष के क्षण, विपदा और विडंबनाओं के क्षण एक ऐसे बवंडर की तरह जीवन में आते हैं कि आस्था और अस्तित्व के वटवृक्ष की जड़ें उखड़ती सी लगने लगती हैं। और यदि वटवृक्ष अंदर से खोखला हो, यानी लेखक में अटूट आत्मबल और अडिग आस्था न हो, तो बवंडर उसे उखाड़ ले जाता है। वन उपवन का एक वटवृक्ष उखड़कर भूमिसात होता है तो बवंडर की भीषण चपेटों की विनाशकारी विभीषिका से अन्य वृक्ष भी भयाक्रांत हो उठते हैं, थरथराने लगते हैं, चरमराने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि नींव की मिट्टी ही उखड़ रही है, जड़ें हैं कि खोखली हुए जा रही हैं, और बवंडर है कि चपेटें उग्रतर होती ही जा रही हैं। साहित्य भूमि का वटवृक्ष साहित्यकार जब अपने जीवन के कटु संघर्षों के बवंडर की चपेटों को झेल नहीं पाता, उखड़ जाता है, तो उसके अन्य सहोदरों, सहधर्मियों की आस्था भी डगमगाने लगती है और उनके कंधे कमजोर होने लगते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि जैसे एक के उखड़कर भूमिसात होने से दूसरे की आस्था के भी डगमगाने की आशंका रहती है, ठीक ऐसे ही यदि एक भीषणतम बवंडर में भी अपनी धरती पर, अपनी नींव पर अपराजेय योद्धा की तरह अडिग खड़ा रह जाए, तो दूसरों की आस्था और उनके अस्तित्व के ढहते कगारों को भी एक आधार मिल ही सकता है। हिंदी के अधिकांश लेखक आज भी अर्थाभाव और संपादकों, प्रकाशकों, समीक्षकों तथा सरकार और पूंजीपतियों की गलत प्रवृत्तियों से संत्रस्त संघर्षपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में प्रत्येक साहित्यकार का
यह दायित्व है कि वह अपनी आस्था और अपने अस्तित्व को इतना सक्षम बनाने का संकल्प और उद्योग करे कि भीषण से भीषण बवंडर भी उसे उखाड़ न सके, और यदि वह कदाचित उखड़ भी जाए तो ऐसे उखड़े कि बवंडर भी थरथरा जाए कि हाँ, किसी संकल्प जीवी, संघर्ष जीवी साहित्यकार से पाला पड़ा था। इस तरह हम देखते हैं कि जिंदगी का जवाब खुद जिंदगी कहने और लिखने वाले कथाकार उपन्यासकार शैलेश मटियानी की निजी जिंदगी जहां एक ओर हमें अपार करुणा से भर देती है, वहीं विपरीत परिस्थितियों से जूझने का शैलेश मटियानी का जीवट हमें बेलौसी उत्साह, आवेग और औदारी से भर देता है। दरअसल जीवन और समाज की तल्ख सच्चाइयों को उनके समूचे मनोविज्ञान के साथ अभिव्यक्त करना ही शैलेश मटियानी की रचना धर्मिता की कसौटी रहा है, उत्स रहा है। हालांकि साहित्य में समाज की इस नग्न सच्चाई को अभिव्यक्त करने की कीमत उन्हें साहित्यकों के बीच भारी उपेक्षा तथा एकाकीपन के रूप में झेलनी पड़ी है। बावजूद इसके जीवन के प्रति उनकी गहरी संलग्नता और उन्हें आज साहित्यिक धरातल पर प्रथम पंक्ति में खड़ा कर देती है। याद करें कि यह उपेक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी झेलनी पड़ी थी। शायद साहित्यिकों के बीच अधिकतम यश काय होने की प्रतिस्पर्धा, हताशा व कुंठा ने उन्हें भी यही पीड़ा व उपेक्षा भुगतने को अभिशप्त किया। वह भी विक्षिप्त होने की अवस्था तक पहुंचे थे, किंतु जैसा कि कहते हैं, अंततः सत्य ही विजित होता है। इस साहित्यिक जमात को भी निराला को महाप्राण कहना ही पड़ा। यहाँ यह भी याद आता है कि उपेक्षा की इसी विडंबना, इसी दंश ने भुवनेश्वर और मुक्तिबोध को भी कोई कम गहरी चोट नहीं पहुंचाई, जबकि ये चारों ही रचनाकार यानी निराला, मटियानी, भुवनेश्वर व मुक्तिबोध समकालीन रचनाकारों के लिए आज भी एक पैमाना है, एक खरी चुनौती है। इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा ने तो ऐसे कुटिल वातावरण और उसके बीच उद्दाम भाव से खड़े मटियानी को लेकर लिखा ही है कि हम दो मुंहों के सांप की चर्चा करते हैं। सांप यानी खतरनाक जिसे माना जाता है, सांप भी वास्तव में उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मुहावरे में होता है। दो मुहे और बहुमुखी बुद्धिजीवी और साहित्यकार भी प्रायः अपने यथार्थ में असमर्थ, घुग्गू और घुन्ने ही होते हैं, पर गलत उदाहरण व मुहावरा बनकर खतरों और विग्रह विद्वेष का सबब बने रहते हैं। मटियानी एक मुखी थे। उनका मत विचार बहुत से नामवर लोगों की तरह ही पैंतरे नहीं बदलता रहता था। उनका बौद्धिक साहस, उनकी जिद और उनका दुस्साहस यह चरम तक पहुंचा ही रहता था। कभी कभी आशा भी जगाता था, असाधारणता की आशा, पर उनकी इस असाधारण प्रतिभा का प्रभाव शायद साधारण की सीमा पार नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें उपयुक्त और आवश्यक आधार, अवसर और माहौल नहीं मिल पाया था। यानी यह मटियानी के जीवन के प्रति उनकी गहरी संप्रति रही है, उनके लेखन और उनकी रचना धर्मिता रही है कि उनकी कुछ कहानियां तो विश्व की अविस्मरणीय कालजयी कहानियों के बीच सहज ही अपना स्थान बना लेती हैं। उनकी अद्वितीय व असाधारण कहानियां आज भी नए लेखकों के लिए कहानी के नए पाठ की तरह उज्जवल हैं। यही नहीं, मटियानी कहानी लेखन के साथ ही अपने विचार पक्ष के लिए भी खासे चर्चित रहे हैं। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में उनकी जन पक्षधरता को लेकर समय समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। उनका विचलन भी किसी से अदेखा नहीं रहा है। तथापि चेतना के धरातल पर उनकी बेचैनी, उनकी प्रखरता तथा राष्ट्रभाषा व राष्ट्रवाद की वास्तविक स्वीकारिता जैसे
ज्वलंत मुद्दों पर उन्हें कदापि भी नकारा नहीं जा सकता। निश्चय ही यदि व्यवस्थागत, परिवेशगत तथा प्रतिकूलता के बरक्स मटियानी के रचना संसार व विचार पक्ष का व्यवहारिक मूल्यांकन करें तो निर्विवाद रूप से यह वह शेक्सपियर, सर्वांतीज, टॉल्स्टॉय, गालिब, निराला और मुक्तिबोध के बीच ठहरते हैं। मटियानी को लेकर सही विचार किया गया है कि अपनी अवधारणा और पद्धति में मटियानी दक्षिण विचारधारा के नजदीक लगते हैं, पर अपने वास्तविक और ठेठ सरोकारों में वह बहुत से रूढ़िवादी और अकादमिक वामपंथियों से कहीं अधिक वाम थे। वे वास्तव में एक वाम योद्धा थे। उनके लेखक का सार दक्षिण के प्रतिकूल था, क्योंकि दक्षिण सारतः जन विरोधी है, और जबकि मटियानी जन पक्षधर थे। कहा गया है कि आश्चर्य तो यह था कि जो फैसले उन्होंने किए, जो संकल्प उन्होंने अपने साथ जोड़े, जो रास्ता उन्होंने चुना, वह उनकी जीवन स्थिति के एकदम प्रतिकूल था, विपरीत था। कहना चाहिए कि कुछ भी उनके पक्ष में नहीं था। न जीवन की स्थिति ही, न आर्थिकता ही, न परिवार ही, और न शिक्षा ही। हर मोर्चे पर अविराम लड़ाई ही उनके जीवन की कथा वस्तु बनी रही। पर सागर में डूबी हुई मछली प्राणवायु के लिए जैसे हर पल बाहर सिर निकालती है, कुछ कुछ वैसा ही उनका जीवन योग बना, यानी दलदल में पैर और रोशनी की तरफ मुंह। एक इसी विकटता को आजन्म निभाने की उन्होंने कोशिश की। उनका रचनात्मक संघर्ष उनके निजी संकल्पों, उनकी जिदों, उनकी आकांक्षाओं और उनके तनावों को भोगते हुए ही शान पर चढ़ा। क्योंकि जीवन बहुत तल्ख रहा, इसलिए उनकी अतिशय मोहफटता व असाधारण व्यक्तिवाद के बरक्स उनकी दुर्धर्ष रचनात्मकता तथा विरल मौलिकता ही हमारी कसौटी होनी चाहिए। वह एक अत्यंत गतिवान रचनाकार थे, सच्चे अर्थों में एक महाप्राण लेखक, जिनका जीवन हमें आज भी इस समाज और इस व्यवस्था को नए सिरे से प्रश्नात्मक रूप में देखने की बेचैन अपील करता है। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद शैलेश जी। आपने तो शैलेश मटियानी के बारे में और उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में हमको अवगत किया। हमेशा हिंदी के प्रमुख कहानीकार जैसे प्रेमचंद, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर आदि लेखकों के नाम ही प्रायः सुनते हैं। इतने बड़े साहित्यकार शैलेश मटियानी जी जैसे बड़े लेखक को आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसे जब हमने एक व्याख्यान चलाया था स्वयं प्रकाश जी पर, तो उनका वेबिनार, उस वेबिनार में उनकी पत्नी और उनके भाई उपस्थित हुए थे। दोनों व्याख्यान सुनकर रो रहे थे कि स्वयं प्रकाश जी जिंदा रहते समय उनके साहित्य को या उनकी रचनाओं को इतना महत्व नहीं मिला था। तो ऐसा सच भी होगा कि साहित्यकार के मरने के बाद या उनके जिंदा रहते समय तो उनको ज्यादा महत्व नहीं मिलता है, और उनका मरने के बाद तो महत्व तो दिया जाता है। वो तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। और मेरा एक सवाल है कि जी फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार तो उनको मिला है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु जी से पहले शैलेश मटियानी जी ने अंजल के बारे में लिखा है, ऐसा सुना है, क्या ये सच है? हाँ जी हाँ, शैलेश मटियानी पहाड़ से थे और पहाड़ की आंचलिकता उन्होंने अपने समय में पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ बराबर लिखी है। रेणु ने भी अपनी आंचलिकता को मुखर भाव से लिखा है, लेकिन एक अंतर दोनों में पर्याप्त रूप में देखा जा सकता है, वह यह कि रेणु की आंचलिकता के बरक्स शैलेश मटियानी की आंचलिकता में जीवन के दुख, जीवन के झंझावात, जीवन के स्वप्न और जीवन के संघर्ष ज्यादा तल्ख रूप में और ज्यादा मुखर रूप में
अभिव्यक्त हुए हैं। बोरीवली से बोरीबंदर तक देखने पर या लेखक की हैसियत से पुस्तक देखने पर पता चलता है कि शैलेश मटियानी का जीवन बचपन से ही जिन संघर्षों के बीच गुजरा, जैसा कि मैंने बताया था, वे बकरी काटने का काम करते थे, यानी कि खसी घर से थे, और बकरी की खाल उतारते, कीमा कूटते हुए भी उनके भीतर यह स्वप्न रहा कि बड़ा होकर उन्हें एक लेखक का जीवन जीना है। और एक लेखक का जीवन जीने का उनका यह स्वप्न उन्हें पहाड़ से मुंबई तक ले गया, और फिर जीवन की आपाधापी, जीवन की त्रासदी, जीवन की विडंबना और जीवन की विसंगतियों के बीच भी शैलेश मटियानी दुर्धर्ष संघर्ष करते रहे। महत्वपूर्ण इस प्रकार शैलेश मटियानी के यहाँ यह महत्वपूर्ण रहा कि मुंबई जैसे महानगर की आपाधापी, विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच भी उनकी आंचलिकता, यानी कि उनकी जड़ें जिस पहाड़ से जुड़ी हुई थी, उसके जन सरोकारों को वे बराबर अभिव्यक्त करते रहे। इस अर्थ में वे रेणु से काफी कुछ भिन्न भी हैं। धन्यवाद जी। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उनको कुछ शिक्षा तो उचित रूप से नहीं मिली थी, फिर भी उनके चचेरे भाई से प्रेरणा मिली थी, ऐसा तो मैंने सुना है, और ठीक है? जी हाँ, यह ठीक है। उनके प्रेरणा स्रोत अनेक रहे हैं। जीवन में चूंकि दौड़ भाग आपाधापी रही, और महत्वपूर्ण बात यह रही कि लेखक बनने की जो जिद उनके भीतर थी, उसने उनके सरोकारों को भी उस ओर मोड़े रखा जिस ओर उनको प्रेरणा स्रोत मिलते रहे हैं, और वे उन प्रेरणा स्रोतों के दिशा निर्देशन में लगातार स्वाध्याय करते रहे हैं। और यही स्वाध्याय है कि भाषा के स्तर पर भी शैलेश मटियानी हमें प्रथम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने जब अपने विचार को रखा है, तो उनकी भाषा वहाँ भी देखते ही बनती है। भले ही वैचारिक स्तर पर उनके विचलन हमें उनके बारे में पुनः सोचने को विवश भी करते हैं। जी। और क्या वे इलाहाबाद में अपने साहित्यिक रुचि को ज्यादा प्रोत्साहन मिलने के लिए या लिखने के लिए वे इलाहाबाद में ठहरे थे? जी हाँ, इलाहाबाद को सरस्वती का गढ़ कहा जाता था। आज भी इलाहाबाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इलाहाबाद में साहित्यिक परिवेश उन्हें इस कदर मिला कि उनकी जो रचनात्मकता थी उसका विस्फोट हुआ। वहाँ जो अन्य साहित्यकार थे उनके बीच में निराला ने यह सीखा, तो शैलेश मटियानी ने भी यह सीखा कि किस तरह अपनी रचनात्मकता के विस्फोट को सही दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। शैलेश मटियानी ने इलाहाबाद में रहकर विकल्प जैसी साहित्यिक पत्रिका भी निकाली और साहित्य में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा हासिल की। लेकिन चूंकि वे नौकरी नहीं करते थे, साहित्य ही उनकी रोजी रोटी था, साहित्य ही उनका लक्ष्य था, साहित्य ही उनका संधान था, इसलिए इलाहाबाद जैसी कार्य क्षेत्र वाली भूमि उनके मनोनुकूल रही, और वहाँ निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, जिसे उन्होंने अपने साहित्य में बराबर अभिव्यक्त भी किया है। उनकी मृत्यु के समय तो अस्पताल में भर्ती की गई थी दिल्ली में। जी हाँ, मृत्यु से कुछ समय पहले तक उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार की हलचलें होने लगी थी। एक तरह का डिप्रेशन भी था, एक तरह से डायमेंशिया भी उनको था। वे लगातार, उनका सिर कांपते रहता था। मैं स्वयं उनसे काफी गहरे जुड़ा रहा हूँ, और मैंने देखा कि मानसिक रूप से पूर्ण विक्षिप्त तो उन्हें नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मानसिक रूप से वे विचलन की अवस्था में बहुत गहरे डूब चुके थे। और वह अस्पताल में भर्ती रहे, कई बार घर आना, अस्पताल जाना लगा रहा, लेकिन उनका जीवन बहुत ही कारुणिक हो गया था। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनके पुत्र की, उनके नौजवान पुत्र की जब हत्या हो गई थी बम विस्फोट में, तो भी उनके वो इतना टूट चुके थे कि अपने को उस टूटन से उबारने में भी उनकी खासी जद्दोजहद रही। वे अपनी आत्मकथा को लिखना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि वे उसको समुचित रूप से अभिव्यक्त कर पाते। लेकिन इसकी पीड़ा उनके भीतर आत्म विद्रोह के स्तर तक पहुंची थी। वे जब भी किसी से मिलते या कोई भी उनसे मिलता, तो वे अपनी इस अभिव्यक्ति न कर पाने की क्षमता को लेकर अपनी पीड़ा को साझा जरूर किया करते थे।
श्रीजा जी मेनन, जो एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज की शोध छात्रा हैं। श्रीजा जी, उनका विषय है अनुज लुगुन की आदिवासी शीर्षक कविता का विश्लेषण। शुरू कीजिए। धन्यवाद। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस जी, एवं जुड़े हुए शोधार्थियों, विद्यार्थियों, सबको मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है अनुज लुगुन की आदिवासी शीर्षक कविता का विश्लेषण। युवा कवि अनुज लुगुन का जन्म झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ था। वर्तमान में वह दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक है। अनुज लुगुन की रचनाएं आदिवासी जीवन पर आधारित है। समकालीन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में निरंतर उनकी कविताएं प्रकाशित होती है। अनुज लुगुन पुणे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार आदि से सम्मानित है। उनकी कविताओं में आदिवासियों के प्रति अन्याय एवं उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह है। सामाजिक समता एवं न्याय की मांग उनकी कविताओं में है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं एकलव्य से संवाद, महुए चुनता, अघोषित उलगुलान, बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी आदि। उनकी कविताओं का विषय हमेशा आदिवासी समाज का संघर्ष, अस्मिता, अस्तित्व आदि रहा है। अनुज लुगुन आदिवासी लोगों की समस्याओं को गहराई से देखते हैं। कौन है आदिवासी? जो जंगल में रहते हैं वही आदिवासी है। आदि सवालों के उत्तर वे देते हैं। सामान्यतः आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उन भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। कवि अनुज लुगुन के अनुसार वे जो सुविधा भोगी है या मौका परस्त है या जिन्हें आरक्षण चाहिए, कहते हैं हम आदिवासी है। आजादी के पहले 1862 में कोल्हापुर महाराजा साहू ने आरक्षण सामाजिक सुधार के लिए लगाया था। उन्होंने राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले आरक्षण आरंभ किया था। नौकरी में आरक्षण 1902 में पिछड़े वर्ग की गरीबी दूर करने के लिए और प्रशासन कार्य में उनकी हिस्सेदारी के लिए शुरू किया। नौकरियों में आरक्षण के लिए 1902 में अधिसूचना भी जारी की गई। वास्तव में आरक्षण कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस आरक्षण बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपनी सुविधा के लिए आरक्षण का उपयोग कर रहे हैं। अनुज लुगुन कहते हैं कि जो लोग अपनी सुविधाएं और आरक्षण चाहते हैं वे स्वयं आदिवासी कहते हैं। वे जो वोट चाहते हैं कहते हैं तुम आदिवासी हो। वे जो धर्म प्रचारक है कहते हैं तुम आदिवासी जंगली हो। आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन लोगों को राजनीति से कोई लाभ प्राप्त न हुई। प्रेमचंद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। नई पीढ़ी में राजनीतिक बोध अधिक है। अनुज लुगुन में भी राजनीतिक बोध अधिक है। ये पंक्तियां इसका उदाहरण है। आदिवासी शोषित, पीड़ित और उपेक्षित है। राजनीतिक पार्टियां और नेता वर्ग आदिवासियों के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। चुनाव के समय मात्र उनके हित की बात उठाते हैं। हर साल आदिवासियों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए की प्रावधान बजट में की जाती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आया। नेताओं के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है।
वे विजयी होकर अपना पद हासिल करने के बाद आदिवासी लोगों को और उनकी समस्याओं को नकारते हैं। अनुज लुगुन के अनुसार नेता लोग सिर्फ वोट के लिए उन्हें आदिवासी कहकर उनको स्वीकार करते हैं और भारत समाज में जाति एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदुस्तान में आर्य जाति के आगमन के पहले यहाँ के मूल निवासी आदिवासी थे। आर्यों के आगमन के बाद आर्य और भारत के मूल निवासियों के बीच संघर्ष होने लगा। वाहरु सोनवणे के अनुसार जंगल पर अधिकार आदिवासी का ही था। आर्य रथ, बर्छी, कुल्हाटी, गाय, घोड़े, ठोरों की फौज लेकर आए और उन्होंने पहला हमला आदिवासियों पर किया। 1951 के गणना के बाद आदिवासियों को हिंदू धर्म में जोड़ा गया। ईश्वर राजा पांडा, रानी काजल, गांडा ठाकुर आदि क्रमानुसार हिंदू धर्म के अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण कहकर आदिवासियों पर भ्रम फैलाकर हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। अपने धर्म के विकास के लिए अन्य धर्म के लोग आदिवासियों पर अधिकार प्राप्त करने लगे। ईसाई धर्म वाले लोगों ने आदिवासियों को शिक्षा देकर उन्हें होशियार बनाया। धर्म प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के लिए आदिवासियों का उपयोग करने लगे। वे जिनकी मानसिकता यह है कि हम ही आदि निवासी है, कहते हैं तुम वनवासी हो। अनुज लुगुन कहते हैं हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके मन में आदिवासी का भाव है। वे आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। असल में आदिवासी कौन है, इसका उत्तर अनुज जी देते हैं। और वे जो नंगे पैर चुपचाप चले जाते हैं जंगली पगडंडियों में, कभी नहीं कहते कि हम आदिवासी हैं। वे जानते हैं जंगली जड़ी बूटियों से अपना इलाज करना। वे जानते हैं जंतुओं की हरकतों से मौसम का मिजाज समझना। सारे पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने जानते हैं कि वे कौन है। अनुज लुगुन अपनी कविता के अंत में यह स्पष्ट बताते हैं कि असल में आदिवासी वे हैं जो नंगे पैर जंगलों में चुपचाप चलते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। वे इस प्रकृति के संरक्षक हैं। वे कभी भी स्वयं को आदिवासी नहीं कहते हैं। जंगल के विविध प्रकार की जड़ी बूटियों से इलाज करना भी वे जानते हैं। वे जंगल के जानवरों की हरकतों से मौसम का मिजाज कर सकते हैं। जंगल की सभी वस्तुओं से वे परिचित है। जंगल के पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदी, झरना आदि से उनका संबंध है, लेकिन वे कभी नहीं कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। वे जानते हैं वे कौन है। वास्तव में आदिवासी हमेशा प्रकृति से जुड़कर रहते हैं, लेकिन लोग आदिवासी शब्द का प्रयोग अपनी मर्जी के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी जरूरतों के अनुसार करते हैं। वह गलत है। आदिवासियों का अपना अलग अस्तित्व है, अलग पहचान है। वे भी भारत के नागरिक है, आदि निवासी है, जिनसे सभ्य वर्ग कहने वाले लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। इतना कहकर मैं अपना पर्चा समाप्त करती हूँ। इस व्याख्यान माला में मुझे एक अवसर देने के लिए सेंट पीटर्स महाविद्यालय के प्रति मेरा आभार और धन्यवाद। धन्यवाद श्रीजा जी। आज शैलेश मटियानी की कहानी अर्थांगिनी पर भी एक पर्चा रखा गया था, लेकिन उसे कुछ असुविधा आ गई। श्रीजा जी का पर्चा विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी उसने वेबिनार में एक पर्चा करने का आग्रह प्रकट किया। श्रीजा जी, आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कृतज्ञता ज्ञापन का समय है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए तृतीय वर्ष हिंदी छात्रा और कार्यक्रम की सह संयोजिका श्री लक्ष्मी राधाकृष्णन को मैं आमंत्रित करती हूँ। सभी विद्याजनों को मेरा नमस्कार। मैं श्री लक्ष्मी तृतीय वर्ष की हिंदी छात्रा हूँ और राष्ट्रभाषा साहित्यिक संघ की सचिव है।
आज का प्रोग्राम हिंदी एसोसिएशन राष्ट्रभाषा साहित्य संघ और हिंदी पूर्व छात्रा संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर शाजू वगी साहेब आपको सबकी तरफ से तहे दिल से आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के स्वागत भाषण डॉक्टर सिंधु टी.आई. एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यक्रम की संयोजिका भी है। आपको आपकी संचालन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। शैलेश जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में व्याख्यान दिया। हम सब आपके प्रति आभारी हैं। आपकी उपस्थिति के लिए और आपके व्याख्यान के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आपको सेंट पीटर्स कॉलेंचेरी की तरफ से, राष्ट्रभाषा साहित्य संघ की तरफ से, पूर्व छात्रा संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। आग्रह करती हूँ कि आप आशीषें हम पर बने रहे। महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा के पदपूर्व प्रति कुलपति प्रोफेसर अरविंदाशन सर हमारे बीच उपस्थित हुई है। सर, आपको प्रति हमारा आभार। आपको हिंदी विभाग की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। दूसरे कॉलेज से आए हुए प्राध्यापकों शोध छात्राओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कई छात्र छात्राएं हैं, आप सभी के प्रति हिंदी विभाग की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और एक पर्चा प्रस्तुति हुई थी डॉक्टर पूजा तिवारी जी की। उन्होंने आज अपना पर्चा प्रस्तुति नहीं किया, फिर भी आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और एक पर्चा प्रस्तुति हुई थी श्रीजा जी मेनन की, उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और सबको तहे दिल से संप्रेम आभार और कृतज्ञता। हिंदी विभाग के पूर्व छात्र के हर एक सदस्य को और राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के प्रत्येक सदस्य को और विशेषकर नंदिनी को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सबको एक और बार धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद श्री लक्ष्मी जी। हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे साथ जुट गए सभी प्रतिभागियों के प्रति सेंट पीटर्स कॉलेज का आभार व्यक्त करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप आगे के कार्यक्रमों में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमने गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर व्याख्यान चलाया था, लेकिन उसमें कुछ असुविधा दिख रही है, इसलिए तो प्लेटफॉर्म बदल दिया है। टीम्स मीट पर आज तो हमने चलाया था। आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते आज जो जुट नहीं पाए थे वे लोग भी अगले हफ्ते जुट जाएंगे। सबके एक और बार धन्यवाद। इसी के साथ इस व्याख्यान की समाप्ति हो रही है। धन्यवाद। नमस्कार। हो गया।